हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी का मॉडल सेट 5 का सॉल्यूशन लेकर आए हैं इस वीडियो में। इसे देख लेते हैं। सामान्य निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुआ है। तो जनगणना बताया जा रहा है। तो जनगणना तो मुख्यतः इसका आंसर देख लीजिए आप यहाँ पे। तो पहली भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वह हुआ था 1872 में, जो कि लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में किया गया था। और भारत में पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी, जो लॉर्ड रिपन के द्वारा उसके कार्यकाल में ही किया गया था। तो इसका आंसर यही होगा, भारत में 1881 में संपूर्ण जनगणना। और अगर सिंपली जनगणना पूछता है तो 1872 ईस्वी में इसका आंसर हो जाएगा पहला। और 1881 के बाद हर 10 साल के बाद जनगणना भारत में होती आ रही है हमेशा। तो इसका आंसर पहला मारिएगा 1872 में। संपूर्ण जनगणना या फिर विधिवत जनगणना पूछता है, विधिवत जनगणना, तब 1881 मार सकते हैं आप लोग। दूसरा क्वेश्चन है कि मिश्रित कृषि से आप क्या समझते हैं। इसमें बताना है कि मिश्रित कृषि क्या होता है। तो इसका आंसर है कि इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। और इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों किया जाता है। इसे ही मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं, उसे बता देना है। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद है महाराष्ट्र में, फिर बिहार में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, राजस्थान में, कर्नाटक में, गुजरात में और आंध्र प्रदेश में। यह घटती हुई जनसंख्या क्रम से देखा गया, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, सबसे कम है आंध्र प्रदेश में। तो इसमें से आप 3 लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। 4 नंबर क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 पेय पदार्थों के नाम लिखे। इसमें बताना है 2 पेय पदार्थ। तो इसमें पहला हो जाएगा चाय और दूसरा हो जाएगा कॉफ़ी। तो इसे आप लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धात्विक खनिज किसे कहते हैं। इसमें बताना है कि धात्विक खनिज क्या है या फिर किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देख सकते हैं, धात्विक खनिज क्या है या किसे कहते हैं। तो वैसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे कि लोह, तांबा, सोना व मैग्नीज और बॉक्साइड आदि धातु के प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे धात्विक खनिज कहते हैं। छठा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को परिभाषित कीजिए। इसमें बताना है इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। तो इसका आंसर है कि एक देश से दूसरे देश में जाना अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के 2 प्रकार होते हैं। पहला है अप्रवास। अप्रवास में किसी दूसरे देश से अपने देश में आना अप्रवास कहलाएगा। और दूसरा उत्प्रवास, इसमें अपने देश से किसी दूसरे देश में जाना उत्प्रवास कहलाएगा। तो इसे समझ लिए होंगे आप। 7 नंबर क्वेश्चन की काली मिट्टी की विशेषता क्या है। इसमें बताना है कि काली मिट्टी क्या होती है। तो इसका आंसर है कि यह मिट्टी ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से बनती है, काली मिट्टी जो है वह। और इस मिट्टी में चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और यह बहुत ही उपजाऊ होती है और कपास की उपज के लिए यह प्रसिद्ध होती है, इसलिए इसे कपास वाली मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके रोकथाम के उपाय बताइए। इसमें ध्वनि प्रदूषण क्या है और उसके रोकथाम के यानी कि कम करने के क्या उपाय हैं, उसी को बता देना है। तो देख सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण अनियंत्रित, अत्यधिक तीव्र एवं असहनीय ध्वनि को ही ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। और ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को डेसिबल इकाई में मापा जाता है। इसके रोकथाम के उपाय जो है, पहला है वाहनों में तेज एवं कर्कश आवाज़ वाले प्रेशर हॉर्न के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसमें आप कुछ लिख सकते हैं, 2 या 1 उदाहरण। दूसरा है घनी नगरीय आबादी हवाई अड्डों तथा कल कारखानों से दूर होनी चाहिए। तीसरा, कारखानों में शोर से बचने के लिए अटेन्यूअर्स लगाए जाने चाहिए। या कुछ उपाय हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। इसमें बताना है जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं। तो इसका आंसर है जनसंख्या परिवर्तन के घटक में पहला है जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा प्रवास। यही 3 घटक हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उपग्रह प्रणाली के महत्व का वर्णन करें। इसमें बताना कि भारत में उपग्रह प्रणाली का क्या महत्व है।
तो इसका उत्तर है कि भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह जैसे कि एनसेट उपग्रह प्रणाली भू स्थिर कक्षा में स्थापित 9 प्रचलनात्मक संचार उपग्रहों सहित एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सबसे बड़े घरेलू संचार उपग्रहों में से एक है और इसने जो है वह भारत के संचार क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्रांति की शुरुआत की है तथा बाद में भी इसे बरकरार रखा उपग्रह प्रणाली। 11 नंबर क्वेश्चन के गहन निर्वाह कृषि की विशेषताओं का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसमें बताना कि गहन निर्वाह कृषि क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो देख सकते हैं गहन या सघन निर्वाह कृषि क्या होता है। तो इस प्रकार की कृषि मानसून वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं जो कि अधिकांश भाग एशिया के अंतर्गत ही आता है और इसे 2 भागों में बांटा जाता है। पहला चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, दूसरा चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। क्वेश्चन नंबर 12 की सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में किस प्रकार सुगम है। इसमें बताना कि सड़क परिवहन जो है वो रेल परिवहन से किस प्रकार भिन्न है। तो इसमें 2 टॉपिक है। पहला है कि सड़क परिवहन किसी भी भाग में विकसित किया जा सकता है जबकि रेल परिवहन बनाने के लिए समतल भूमि की आवश्यकता होती है। दूसरा जो अलग बात है वह यह है कि सड़क परिवहन के रखरखाव की लागत काफ़ी कम होती है जबकि रेल परिवहन की रखरखाव लागत बहुत अधिक आती है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि ठोस अपशिष्ट द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण पर प्रकाश डालें। इसमें बताने कि ठोस अपशिष्ट कचरा जो होता है उसके द्वारा पर्यावरण में क्या प्रदूषण फैलते हैं उसी को बता देना है। तो इसका आंसर यहाँ है कि घरों उद्योगों से निकले ठोस अपशिष्ट के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण काफ़ी अधिक होता है। शहरीकरण, औद्योगिकरण और औद्योगिक आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप शहरी कूड़े करकट की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है और बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या और लोगों के जीवन स्तर में सुधार से यह समस्या और भी जटिल हो गई है। और लास्ट पॉइंट है कि देश में ठोस कूड़े करकट का समुचित निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान नियमावली 2000 और पुनर्गठित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2000 अधिसूचित किए हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में डेयरी कृषि को बढ़ावा देने के उपाय बताइए। इसमें बताना है कि डेयरी कृषि क्या है, उसके क्या उपाय हैं बढ़ावा देने के लिए। इसका आंसर है डेयरी कृषि। तो डेयरी कृषि अपने में पूर्ण आर्थिक क्रिया है और घी, दूध, मदे, मक्खन, पनीर, पौष्टिक आहार मिलता है डेयरी से यानी कि दूधों से। डेयरी व्यवसाय दुधारू पशुओं के पोषण पालन का उन्नत एवं दक्ष प्रकार है। इसमें पूंजी का भी अधिक आवश्यकता होता है डेयरी कृषि में और पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन एवं पशु चिकित्सा पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें गहन श्रम की आवश्यकता भी पड़ती है और पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि कार्यों के लिए वर्ष भर श्रम की आवश्यकता इसमें बनी रहती है। और आगे इसमें कि नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के निकट क्यों जाता है डेयरी कृषि। तो इसके कुछ कारण है कि नगरी यानी कि नगर और औद्योगिक केंद्र दूध और डेयरी के उत्पादों के स्वर प्रमुख उपभोक्ता होते हैं यहाँ यानी कि वहीं दूध का उपभोग किया जाता है, बिकता है दूध और यह डेयरी उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराते हैं। और नगर और उद्योग केंद्र डेयरी उत्पादों की मांग भी अधिक होती है। 15 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। इसमें बताना कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो इसका आंसर है कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ देख सकते हैं आप, इसका 2 कारक हैं। प्रवास को 2 कारक हैं प्रवास के। पहला है प्रतिकर्ष कारक, दूसरा है अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक देख लेते हैं क्या है। तो प्रतिकर्ष कारक के कारण उत्प्रवास होता है यानी कि जनसंख्या की कमी हो जाती है। वे कारक जो लोगों को निवास स्थान तथा उद्गम केंद्र को छुड़ाने का कारण बनते हैं प्रतिकर्ष कारक पुश फैक्टर कहलाते हैं। जैसे भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में मुख्यतः गरीबी, बेरोजगारी, कृषि पर जनसंख्या के भरण पोषण का अधिक दबाव, अवसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, परिवहन, मनोरंजन इत्यादि के अभाव के कारण प्रवास कर जाते हैं। इनके अलावा पर्यावरणीय कारक जैसे कि प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप आदि तथा राजनीतिक अस्थिरता, अशांति, स्थानीय संघर्ष भी प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिसके कारण प्रवास हो जाता है। अनुकूल न होने की स्थिति में भी प्रवास होता है। दूसरा कारक है अपकर्ष कारक जिसके कारण अप्रवास होता है यानी कि जनसंख्या में वृद्धि होती है इससे।
इसमें देख सकते हैं वे गंतव्य स्थान के वे कारक हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और लोग ग्रामों से नगरीय की ओर आकर्षित होते हैं। गाँव को छोड़कर लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों में रोजगार के बेहतर अवसर, अनियमित काम का मिलना, ऊंचा वेतन, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, मनोरंजन इत्यादि की सुविधा के उपलब्ध होने के कारण प्रवास कर जाते हैं, जो कि अपकर्ष कारक का उदाहरण है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कोयला खनिज के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। इसमें बताना है कि कोयला संरक्षण के क्या आवश्यकताएं हैं, कोयला क्या है, इसमें कोयला खनिज के बारे में बता देना है। तो इसका आंसर है कोयला। देख लेते हैं क्या होता है। तो कोयला सबसे अधिक महत्वपूर्ण खनिज में से एक है, जिसका मुख्य प्रयोग लोहे को पिघलाने और ताप विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। भारत में कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग बिटुमिनस कोयला तथा गैर कोककारी श्रेणी का पाया जाता है। भारत में प्रमुख क्षेत्र जो है दामोदर घाटी, झारखंड, बंगाल, कोयला पट्टी, रानीगंज, झरिया, बोकारो एवं कानपुर है। इसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में रसायन एवं उर्वरक कारखानों तथा दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली हजारों वस्तुओं में बनाने में किया जाता है। झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, इसके बाद रानीगंज दूसरे नंबर पे आता है, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र मध्य प्रदेश में सिंगरौली है। छत्तीसगढ़ में कोरबा, उड़ीसा में तलचर, इसके अतिरिक्त भूरा कोयला या फिर लिग्नाइट कोयला जो है तमिलनाडु के तट में पाया जाता है। इसे लिग्नाइट टाइप का कोयला को भूरा कोयला भी कहा जाता है। और टर्शियरी कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड में पाया जाता है। और यह जो है वह दरानगिरी, चेरापूंजी, मेवलांग तथा लेग्रेन मेघालय में, जो माकुम जयपुर तथा ऊपरी असम के नजीरा, मानचिक, नगफुक अरुणाचल प्रदेश में है ये सब, तथा कालाकोट जो कि जम्मू कश्मीर में, यहाँ से कोयला निष्कासित किया जाता है। और भूरा कोयला या फिर लिग्नाइट जो कोयला है वह तमिलनाडु के तटीय भागों, पौंडीचेरी, गुजरात और जम्मू कश्मीर में भी पाया जाता है। इसका वितरण जो है कोयले का वह देख लिए कहाँ कहाँ, इसे मैप में भी देख सकते हैं आप लोग। यह कोयला का प्रमुख क्षेत्र को दिखाया गया है। इससे क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। 17 नंबर क्वेश्चन है कि जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करें। इसमें बताना कि जन्म दर और मृत्यु दर क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जन्म दर क्या है। तो जन्म दर, तो अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है, और इसके उच्च होने या फिर निम्न होने के कारण का जनसंख्या परिवर्तन से सीधा संबंध होता है। अशोधित जन्म दर का फॉर्मूला किसी वर्ष में विशेष में जीवित जन्म तथा किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष में मध्य जनसंख्या कितनी है डिवाइड, इसे गुना किया जाता है 1000 से। दूसरा इसमें है मृत्यु दर। तो मृत्यु दर भी जनसंख्या परिवर्तन के सक्रिय भूमिका निभाती है, और जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती जन्म दर से ही नहीं होता, अपितु घटती मृत्यु दर के भी कारण होता है। तो अशोधित मृत्यु दर में किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या उस वर्ष के मध्य अनुमानित जनसंख्या इंटू 1000। 18 नंबर क्वेश्चन की मानव स्वास्थ्य पर होने वाले जल प्रदूषण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। इसमें बताना है कि जल प्रदूषण के प्रभाव के कारण मानव स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभावें पड़ती हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। पहले जल प्रदूषण क्या है उसे देख लेते हैं। तो जल प्रदूषण का अर्थ है कि पानी में अवांछित तथा घातक तत्वों की उपस्थिति में पानी का दूषित हो जाना, जिससे कि वह पीने योग्य नहीं रहता, इसे ही जल प्रदूषण कहा जाता है। जल प्रदूषण का प्रमुख जो प्रभाव है, पहला जलीय जंतुओं में ऑक्सीजन की कमी, दूसरा प्रदूषित जल से सिंचाई करने पर फसलों को नुकसान, तीसरा जल प्रदूषित रोग पीलिया, हेपेटाइटिस, डायरिया आदि रोग हो सकते हैं, चौथा हृदय रोग, फेफड़े, गुर्दा, मस्तिष्क आदि में संबंधित रोग हो सकते हैं, और प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। यह इसके प्रभाव हो गए। इसे रोकने के उपाय देख लेते हैं। इसे लिखना नहीं है पर आप लोग याद कर लीजिए। पहला कि मल मूत्र कूड़ा करकट के निस्तारण की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा, उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषकों के निस्तारण की व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरा कि जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए उचित रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। और चौथा, मृत जीवों को गड्ढों में दबाना चाहिए। अगला, सीवर की व्यवस्था करना चाहिए। छठा यहाँ पे कि कृषि में न्यूनतम रसायनों का व्यवस्था करना चाहिए, और रेडियोधर्मी पदार्थों की गहराई को गाड़ना चाहिए। नदी तालाब के आसपास नहाना
कपड़े धोना आदि पर नियंत्रण करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन इसमें कि निम्नलिखित सूती वस्त्र उद्योग केंद्र को भारत के मानचित्र पर दर्शाइए। इसे भारत के मानचित्र पर दिखाना 5 नंबर का, और 5 स्थान को दिखाना। पहला मुंबई, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा कानपुर, चौथा सूरत, पांचवा कोलकाता। इसे दिखा देना भारत के मानचित्र पर। तो इसका आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है वही वाला। यहाँ भारत का मानचित्र है, इसमें पहला था मुंबई, दूसरा अहमदाबाद। तो देख सकते हैं का में यहाँ मुंबई है, यहाँ पे देख सकते हैं बिंदु है। खा में अहमदाबाद है जो कि गुजरात में है। यहाँ देख सकते हैं बिंदु बनाकर यहाँ लिखा गया अहमदाबाद। फिर तीसरा था हमारा कानपुर जो कि गाँव में है, तो कानपुर हमारा आ जाएगा यूपी में, जो कि यहाँ पर दिखाया गया बिंदु के द्वारा। चौथा यहाँ पे है सूरत जो कि गुजरात में है, तो यह घा यहाँ आ जाएगा हमारा सूरत। देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है गुजरात में बिंदु बनाया के। फिर पांचवा यहाँ पे कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में है, तो यहाँ देख सकते हैं कोलकाता पश्चिम बंगाल में। यहाँ बिंदु नहीं बनाया गया लेकिन पश्चिम बंगाल में इसे दिखा देना है। तो यह 5 अंक के होंगे। और भी इस फिगर को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, दूसरे स्थान दे देता है। तो यह मॉडल सेट समाप्त हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी अन्य विषय का मॉडल सेट सॉल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं आप जाकर।